हेलो फ्रेंड्स, क्रॉनिकल आईएएस में आपका स्वागत है। मैं प्रियांशु। एमपीपीसीएस की मॉक टेस्ट के हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने पॉलिटी के वीडियो में हमने 15 लघु उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा की थी, उनके उत्तर की चर्चा की थी। आज के प्रश्न में हम लोग दूसरे सेक्शन के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आपसे 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको 60 शब्दों में उनका उत्तर देना होता है और प्रत्येक प्रश्न आपको 7 अंकों के होते हैं। तो आज हम लोग इस सेक्शन के 10 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, उसके विषय में बात करेंगे। पहला प्रश्न, अशोक मेहता समिति 1977 की प्रमुख सिफारिशें क्या थीं? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको इसमें सीधे सीधे अशोक मेहता समिति और इसकी प्रमुख सिफारिशों के बारे में बात करना है। तो अशोक मेहता समिति हम जानते हैं कि पंचायती राज, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या क्या हैं? प्रमुख सिफारिशें क्या क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो बात यह आती है कि पंचायती राज संबंधित सुधारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया है। अशोक मेहता समिति या दिसंबर 1977 में इसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था और इसके पूर्व में बलवंत राय समिति स्थापित की गई थी और उसकी सिफारिशों को और बेहतर बनाने के लिए और पंचायती राज व्यवस्था में सुधार का सुझाव देने के लिए आपको अशोक मेहता समिति 1977 में इसका गठन किया गया। 1978 में इस समिति ने सरकार को अपनी कई सिफारिशें दी और उनमें से जो कुछ प्रमुख सिफारिश हैं आपको अपने उत्तर में केवल उन्हीं को शामिल करना है। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि जो प्रमुख सिफारिशें हैं उसमें पहली बात इन्होंने यह कही थी कि राज्यों में जो विकेंद्रीकरण की इकाई होनी चाहिए, जो विकेंद्रीकरण का स्तर होना चाहिए, वो जिला स्तर पर होना चाहिए, ना कि पंचायतों के स्तर पर। तो सर्वप्रमुख इसकी जो सिफारिश थी वो क्या थी? राज्यों में विकेंद्रीकरण की इकाई अथवा हम स्तर की बात करें, किस स्तर पर विकेंद्रीकरण होना चाहिए, इकाई व स्तर जिला होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। ठीक है, जिला होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो प्रमुख इनकी सिफारिश थी कि ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों को भंग कर देना चाहिए। ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों को, क्योंकि इन्हें लगा कि उनके पास उतनी पर्याप्त क्षमता नहीं होती कि वह पंचायती नियोजन का, जो पंचायती स्तर पर प्लानिंग है, उन सभी चीजों को ठीक ढंग से कर पाए। इसीलिए इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति भंग करने का सुझाव दिया। अच्छा, इन्होंने कहा कि जिला स्तर के बाद मंडल पंचायतों का गठन होना चाहिए। मंडल पंचायत जो कि आपको 15 से 20 हजार की आबादी के आसपास की क्षेत्र को ये कवर करेगा, तो मंडल पंचायतों के गठन का इन्होंने सुझाव दिया था, जो कि जिला पंचायत के अधीन कार्य करेगा। तो मंडल पंचायत के गठन का सुझाव, जहां पर कि आपको 15 से 20 हजार जनसंख्या को कवर करने वाले क्षेत्र पर एक मंडल पंचायत की इन्होंने बात की थी। और जो कुछ प्रमुख सुझाव थे, इन्होंने कहा कि जो जिला परिषद अध्यक्ष होंगे उनका चयन अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से होना चाहिए। तो जिला परिषद अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अप्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। अच्छा, जिला परिषद के कार्यकाल के संबंध में इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी।
जिसमें से कहा गया कि जिला परिषद एवं जो जिला समिति होगी, जिला परिषद एवं समिति का कार्यकाल 4 वर्षों का होना चाहिए। कार्यकाल 4 वर्षों का होना चाहिए। अच्छा, जो भी जिला स्तरीय, जो भी पंचायत से संबंधित नियोजन है, जो भी पंचायत से संबंधित प्लानिंग है, कार्यक्रमों का विकास है, उन सभी की जिम्मेदारी इन्होंने जिला पंचायत को दे दी थी। क्योंकि पंचायत सभाओं और समितियों को भंग करने की बात इन्होंने की, इसीलिए पंचायत संबंधी विषयों पर कार्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी किसको दे दी? जिला परिषद को, जिला पंचायत को। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कई सुझाव दिए थे। आपको 60 शब्दों में लिखना है चूंकि, तो आपको जो प्रमुख सुझाव हैं उन्हीं को शामिल करना है। तो लगभग हमने 60 शब्दों में प्रयास किया है इसको लिखने का। हालांकि आप ऐसे 60 शब्दों के प्रश्न में यदि चाहें तो इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अशोक मेहता समिति के जो सुझाव थे, जो सिफारिशें थी, उसको मंजूर नहीं किया गया था सरकार के द्वारा, इसे अपर्याप्त समझा गया था, इसे सकारात्मक कदम नहीं माना गया था, क्योंकि ये मुख्यतः ग्राम पंचायतों को समाप्त करके एक अलग पंचायती राज मॉडल की सिफारिश कर रहे थे। तो आपको प्रमुख सिफारिशों को ही इसमें शामिल करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के प्रमुख कार्य एवं शक्तियां क्या क्या हैं? तो आपको इसमें कार्य और शक्तियों को बताना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रमुख कार्य और शक्तियां। ठीक है, तो प्रमुख कार्य भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, अब हम इसमें प्रमुख कार्य और शक्तियों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। प्रमुख कार्य एक तरफ हम लिख देंगे और दूसरी तरफ हम शक्तियों को लिखेंगे। ठीक है, शक्तियां लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम ये जान लें कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है। यह एक सांविधिक निकाय है जिसे कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2003 के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था, जिस अधिनियम को 2007 में संशोधित भी किया गया। तो ये कंपटीशन एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश्ड एक आयोग है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अधीन यह स्थापित आयोग है। 2003 में केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, किस लिए इसकी स्थापना हुई थी? प्रतिस्पर्धा अधिनियम भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए, कंपनियों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा रोधी जो करार होते हैं, प्रतिस्पर्धा रोधी जो प्रथाएं हैं, जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं, उनको रोकने के लिए, उनका रोकथाम करने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। और इस अधिनियम के जो भी इसके अंतर्गत प्रावधान हैं, उसको इन्फोर्स करने का पावर आपको प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा आयोग को दिया गया। तो प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रमुख कार्य क्या हैं कि भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, अच्छा, दूसरी बात क्या है कि प्रतिस्पर्धा रोधी प्रथाओं को समाप्त करना, साथ ही साथ कंपनियों का जो संयोजन है, मान लीजिए कंपनियों का मर्जर है, एक्विजिशन है, विलय है, अधिग्रहण है, उन सभी गतिविधियों पर निगरानी रखना इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, जैसे संयोजन, जैसे आपको विलय हो गया, विलय अधिग्रहण आदि पर
निगरानी रखना, मूलतः यह उनको स्वीकृति प्रदान करता है, उनकी जांच पड़ताल करता है वैसे मर्जर्स की, एक्विजिशंस की, और उनके ऊपर अपनी नजर बनाए रखता है। तो उनकी समीक्षा करता है और उनको स्वीकृति प्रदान करता है। क्या करता है? समीक्षा, संयोजन, विलय, अधिग्रहण आदि की समीक्षा एवं स्वीकृति प्रदान करना इसका कार्य है। स्वीकृति प्रदान करना और प्रतिस्पर्धा संबंधी विषयों पर जागरूकता बढ़ाना, है ना। प्रतिस्पर्धा के संबंध में जागरूकता फैलाना इसका प्रमुख कार्य है। तो उपभोक्ताओं के भी यह हितों की सुरक्षा करता है प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में, ताकि मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रभुत्व को रोका जा सके और वो अपने प्रभुत्व के कारण जो बाजार को क्षति पहुंचाने जाने वाली जो प्रथाएं हैं वो ना कर सकें। जो मार्केट को नुकसान पहुंचाती हों वैसी गतिविधियों को रोकना ही आपको प्रतिस्पर्धा आयोग की उसके प्रमुख कार्य हैं। अच्छा, अब उसकी शक्तियां क्या क्या हैं? यदि हम शक्तियों की बात करें तो सबसे पहली बात वो क्या करता है कि जो अधिग्रहण है और जो विलय है इसकी जांच करता है, इसका परीक्षण करता है। वो तो हमने उसके प्रमुख कार्य की बात कर ली, लेकिन जो इसकी मुख्य शक्तियां हैं वह क्या है? प्रतिस्पर्धा अधिनियम, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, प्रतिस्पर्धा अधिनियम अधिनियम का प्रवर्तन करना, इन्फोर्स करना, उसके जो प्रावधान हैं उसके प्रावधानों को ये इन्फोर्स करता है। दूसरी इसकी शक्ति है विनियमन की शक्ति। तो विनियमन की शक्ति किस संदर्भ में? विनियमन, तो बाजार में जो कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा संबंधी गतिविधियां हैं उसको लेकर ये विनियमन करता है, ये एक रेगुलेटर के भी तरह कार्य करता है। साथ ही साथ तीसरी चीज इसकी क्या शक्ति है? अपने आदेशों और निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की शक्ति। क्योंकि अगर कंपटीशन कमीशन के द्वारा कोई आदेश दिया गया, कोई डायरेक्शन जारी किया गया, उसका अनुपालन किया जाए, उसे भी सुनिश्चित करने की शक्ति है। यह समन कर सकता है किसी को या एग्जामिन कर सकता है किसी डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो इसकी शक्ति क्या है? अपने आदेशों एवं निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की शक्ति, सुनिश्चित करने की शक्ति। अच्छा, उसके अतिरिक्त क्या है कि इसे शास्ति अधिरोपित करने की भी शक्ति है, पेनल्टी इंपोज करने का भी पावर है। जैसे अगर कंपनियों ने इसके आदेश को नहीं माना तो यह दंड भी लगा सकता है, कारावास भी यह लगा सकता है, जुर्माना भी लगा सकता है। शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति है, यानी दंडात्मक शक्तियां भी हैं इसके पास पेनल पावर्स भी हैं। तो दंडात्मक शक्तियां, और ये दंडात्मक शक्तियां क्या क्या हैं? कारावास, जुर्माना एवं शास्ति अधिरोपित, पेनल्टी, शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति। तो ये आपको प्रमुख कार्य और शक्तियों की बात हो गई। 60 शब्दों में आपको अपनी बात को लिखना है, इसीलिए आपका जो आंसर है वो बहुत कंसाइज होना चाहिए। उसमें जो प्रमुख फंक्शंस हैं, जो प्रमुख पावर्स हैं, उसका उल्लेख होना चाहिए। परामर्श भी देने की शक्तियां हैं, अन्य भी कई शक्तियां हैं, पर जो मेन पावर्स हैं उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपको इस सेक्शन में क्या है? तीसरा प्रश्न आपको अहिल्याबाई होलकर के संबंध में है। अहिल्याबाई होलकर द्वारा किए गए सामाजिक सुधारात्मक कार्यों का उल्लेख कीजिए। अहिल्याबाई होलकर मध्य प्रदेश में होलकर
वंश में इन्होंने 18वीं शताब्दी में एक महान शासिका की भूमिका निभाई थी और 1767 से लेकर 1795 तक का इनका कार्यकाल रहा था। होलकर वंश की इन्होंने गद्दी संभाली थी अहिल्याबाई होलकर ने। तो अहिल्याबाई होलकर द्वारा किए गए सामाजिक सुधारात्मक कार्यों का उल्लेख कीजिए। अब आपको क्या करना है कि मुख्य जो आपका ध्यान होना चाहिए वह अहिल्याबाई होलकर के मुख्य सामाजिक सुधारात्मक कार्य। तो इन्हें एक महान प्रशासक के रूप में जाना जाता है। अहिल्याबाई होलकर को मध्य प्रदेश के महेश्वर से इन्होंने शासन किया था। होलकर वंश की शासिका थी जैसा मैंने बताया, और 18वीं शताब्दी में इन्होंने 1767 से लेकर 1795 तक का इनका कार्यकाल 1795 तक का इनका कार्यकाल रहा, 1795 तक का इनका कार्यकाल रहा। तो इनके कार्यकाल को एक मजबूत शासक होने के अलावा सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में भी इनके द्वारा जो किए गए पहल थे उसके लिए जाना जाता है। और वैसे पहल कई क्षेत्रों में थे, इसीलिए इन्हें यह भी कहा जाता है कि इनके शासनकाल में जो मध्य प्रदेश है वो अपने स्वर्णिम काल में था हर प्रकार से। चाहे वो आपको संस्कृति के संरक्षण की बात हो, चाहे वो सामाजिक सुधारों की बात हो, महिलाओं, आदिवासियों, वंचितों, पिछड़ों सबके लिए इन्होंने कार्य किया। और आर्थिक क्षेत्र में भी इन्होंने मध्य प्रदेश में काफी विकास के काम किए। तो सामाजिक सुधारात्मक कार्य पे हमारा फोकस होना चाहिए। पहला जो है इनका महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने कई कार्य किए। महिला सशक्तिकरण के कार्य में जैसे महिला शिक्षा, उस समय क्या था कि महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाता था, उन्हें शिक्षा के योग्य नहीं समझा जाता था। तो इन्होंने महिला शिक्षा के लिए कई पहल किए। इन्होंने चाहे वो विद्यालय हो, चाहे शिक्षण संस्थानों को खोलना हो, तो महिलाओं को भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया। दूसरा कि सती प्रथा की ये विरोधी थी, तो सती प्रथा की समाप्ति के लिए इन्होंने प्रयास किया। अपने शासनकाल में सती प्रथा को रोकने के लिए इन्होंने कई कार्य किए। लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने कार्य किया। तो जो सामाजिक सुधारात्मक कार्य हैं, विशेषकर महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। दूसरा, यदि हम बात करें सामाजिक सुधार के क्षेत्र में, तो सामान्य शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने कई कार्य किए। शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे मैंने आपको भी बताया कि विद्यालय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सालय की स्थापना, दवाखाना कई सारे खोले गए इनके राज्य में, है ना। तो इस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में इन्होंने कई कार्य किए। और विशेषकर साफ सफाई, सैनिटेशन, हाइजीन, नगरीय नियोजन में भी इन चीजों का ध्यान रखना, इसको लेकर अहिल्याबाई होलकर जानी जाती हैं। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सोशल जस्टिस, और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में वंचितों के लिए इन्होंने चाहे उनके लिए शेल्टर्स की व्यवस्था करनी हो, आदिवासी कल्याण की बात हो, विशेषकर जो भील जनजाति के लोग हैं, जो भील बहुल क्षेत्र हैं, वहां पर इन्होंने कई विकास के कार्य किए। उनके लिए शेल्टर की व्यवस्था करनी हो, उनके लिए आजीविका की के पहल करने हो, तो उन सभी क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया। अब सामाजिक न्याय के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो आदिवासी कल्याण की बात है। आदिवासी कल्याण, अच्छा, विशेषकर जैसे उदाहरण के लिए भील जनजाति के लिए जो इन्होंने कार्य किया। अच्छा, उसके बाद आवास, वंचित वर्गों के लिए आवास समेत विशेष सुविधाओं को वंचित वर्ग तक पहुंचाना, और जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, उनके उत्थान के लिए इन्होंने कई कार्य किए। तो सामाजिक न्याय की बात हो गई। और चौथा, जो सोशल रिफॉर्म्स के क्षेत्र में हम बात करते हैं, तो अंतर धार्मिक सौहार्द के लिए भी, सामुदायिक सद्भावना, सामुदायिक सौहार्द के लिए भी इन्होंने कार्य किया।
सामुदायिक सामुदायिक सौहार्द के लिए, सामुदायिक सौहार्द के लिए, चाहे वह जाति भेद मिटाने की बात हो, जाति भेद मिटाने के लिए इन्होंने पहल किए। तो समाज में सभी जातियों के लोगों को सम्मान दिलाना, विभिन्न धर्मों के लोग के बीच में एकता स्थापित करना, है ना, विभिन्न धर्म के लोगों में एकता स्थापित करना, एकता स्थापित करना। तो इनके कार्यकाल में सामाजिक क्षेत्र में कई व्यापक कार्य हुए, जिसका प्रभाव ये हुआ कि न केवल समाज बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी प्रगति हुई, सामाजिक समरसता की स्थापना हुई और धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी इन्होंने विशेष प्रयास किए। धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए, जैसे इन्हें विशेषकर आपको वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो, या फिर आपको सोमनाथ मंदिर, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, तो इन सभी धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए, पुनर्निर्माण के लिए इन्होंने कार्य किया, जिससे कि मध्य प्रदेश एवं अन्य क्षेत्रों में सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण संभव हो पाया। तो इस तरीके से अहिल्याबाई होलकर के जो प्रमुख सामाजिक सुधारात्मक कार्य थे, आप उसको जो मुख्य बिंदु हैं उसका उल्लेख 60 शब्दों में कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सिविल सोसाइटी की प्रशासन में क्या भूमिका होती है, स्पष्ट कीजिए। तो सिविल सोसाइटी की प्रशासन में भूमिका क्या होती है, हमें इस विषय में बात करना है। सिविल सोसाइटी की प्रशासन में भूमिका, सिविल सोसाइटी की प्रशासन में भूमिका, प्रशासन में भूमिका क्या भूमिका होती है, हमें यह बताना है। सबसे पहली बात कि सिविल सोसाइटी क्या होता है। सिविल सोसाइटी मुख्यतः जागरूक नागरिक और उनके संगठनों को कहते हैं जो कि शासन के क्षेत्र में सुधार के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करते हैं, देश हित में कार्य करते हैं और देश हित से जुड़े मुद्दों को लेकर चिंतित रहते हैं, गंभीर रहते हैं। तो वैसे लोगों, वैसे बुद्धिजीवियों, वैसे सामाजिक संगठनों, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। सभ्य समाज के लोग, है ना, जो कि जनहित के मुद्दों से, जो जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर वो चिंतित और गंभीर होते हैं। तो सिविल सोसाइटी यह एक अनौपचारिक वर्ग है, इनफॉर्मल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है ना, ये कोई औपचारिक वर्ग नहीं है। हालांकि सिविल सोसाइटी में भी लोग अलग अलग संगठन बनाकर काम करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह, पर एज ए होल सिविल सोसाइटी का जो कंसेप्ट है वो एक इनफॉर्मल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के रूप में है, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी की प्रशासन में क्या भूमिका होती है। सबसे पहले तो कि योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्षेत्र में क्या क्या आपको प्लानिंग से लेकर नियोजन में भूमिका होती है। कई बार सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को योजनाओं की प्लानिंग में शामिल किया जाता है, उसके बाद उनके क्रियान्वयन में शामिल किया जाता है। क्रियान्वयन में इनको शामिल किए बिना क्रियान्वयन काफी कमजोर हो जाता है। और तीसरी बात कि फीडबैक प्राप्त करने में सिविल सोसाइटी संगठन क्या करते हैं, ये फीडबैक प्रदान करते हैं, योजनाओं का मूल्यांकन भी करते हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट भी कई बार सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। तो कार्यक्रमों के मूल्यांकन के संदर्भ में इनकी भूमिका होती है। अच्छा, दूसरी चीज कि सिविल सोसाइटी प्रशासन में भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार की निगरानी भी करते हैं एवं भ्रष्टाचार की निगरानी एवं समाधान के लिए भी प्रयास करते हैं। भ्रष्टाचार की निगरानी किस प्रकार से, विसल ब्लोइंग के रूप में। दूसरी चीज कि संगठन और वैसे समूह बनाकर, हम जानते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसे सिविल सोसाइटी समूहों ने जो उन्होंने भ्रष्टाचार रोधी अभियान आंदोलन पूरे देश में चलाया, उसी के परिणाम स्वरूप लोकपाल और लोकायुक्त जैसे निकाय स्थापित किए गए। तो इस तरीके से वह सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर वो दबाव भी बनाता है कि वो लगातार सतर्कता बरते। तो किस तरीके से भ्रष्टाचार की निगरानी वो समाधान करते हैं, सतर्कता के द्वारा। उसके बाद नए निकायों का निर्माण,
वो नए निकायों के निर्माण के लिए भी कार्य करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको लोकपाल लोकायुक्त के संदर्भ में उदाहरण दिया। अच्छा, कांस्टेंट मॉनिटरिंग करते रहते हैं, सतर्कता और निगरानी करते रहते हैं। तो इस तरीके से वह भ्रष्टाचार पर, जो प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगाने की बात करते हैं। अच्छा, प्रशासन में उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने में इनकी भूमिका होती है। सुनिश्चित करने में इनकी भूमिका होती है। किस प्रकार से? उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता सुनिश्चित किस प्रकार करते हैं? या प्रशासन में सरकार से प्रश्न पूछकर, जहां पर कमियां हैं उन कमियों को उजागर करके, और जो भी उसमें अनियमितता है उसको सामने लाकर, यदि कोई कानूनी लूपहोल है, कोई कानूनी संकट है, उसको सामने लाकर। ठीक है, तो इस तरीके से यह उसमें। अच्छा, और प्रशासन में इनकी भूमिका, एक बहुत बड़ी भूमिका है जागरूकता की। यह जनता में, जनमानस में जागरूकता फैलाते हैं। आप अगर देखेंगे कि कोविड के समय में, जब कोविड का मुख्यतः जो प्रथम और द्वितीय दौर था, जो सबसे भीषण दौर था, तो उसमें सिविल सोसाइटी ने लोगों को राहत पहुंचाई, लोगों को कोविड के विषय में जागरूकता प्रदान किया, और इसके साथ ही जो सरकारी तंत्र के द्वारा किए जा रहे प्रयास थे उसको अपना बल देकर एक इसे राष्ट्रीय स्तर का एक प्रयास बनाया। तो ये क्या करते हैं कि संकट काल में या सामान्य काल में भी, संकट काल में जनता को राहत प्रदान करने में प्रशासन का सहयोग करते हैं, करने में प्रशासन का सहयोग करते हैं। जागरूकता की हमने बात की, जागरूकता फैलाकर जन भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, जन भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रमुख आपको कार्य है उसको 60 शब्दों में लिखना है। कुछ आप इसमें, चूंकि 60 शब्दों में आपको अपने उत्तर को लिखना है, तो आप इसमें एग्जाम्पल्स भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा के विकास के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो न्यायिक सक्रियता की जो अवधारणा का विकास हुआ है उसके प्रमुख कारण क्या क्या है? तो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा के प्रमुख कारण तो 60 शब्द के भी प्रश्न में देखिए बहुत ज्यादा आपके पास स्कोप नहीं है, वर्ड लिमिट बहुत सीमित है, और अगर आप ऐसे में परिभाषित अगर इन चीजों को करेंगे तो शायद आपका उत्तर के लिए कम शब्द, जो प्रश्न की मुख्य मांग है उसके लिए उत्तर में कम शब्द बच जाएगा। तो न्यायिक सक्रियता का कंसेप्ट क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म। न्यायिक सक्रियता हम न्यायपालिका के उस दृष्टिकोण को कहते हैं जहां पर कि वह सामाजिक रूप से प्रगतिशील विषयों पर स्वयं से प्रतिक्रिया करती है, स्वयं से कदम उठाती है, स्वयं से पहल करती है, उसे हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। ठीक है, तो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा के प्रमुख कारण क्या है, कहां से यह विचार आया? देखिए अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जुडिशियल सुप्रीमेसी का कंसेप्ट है, वहां पर आपको, वहीं से हम लोगों ने जुडिशियल रिव्यू लिया है, न्यायिक समीक्षा ली है, और ये जो न्यायिक सक्रियता है उसी के अंतर्गत आपको न्यायिक समीक्षा भी आती है। ठीक है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब विधायिकाएं, लेजिस्लेचर्स समय के अनुकूल विधेयकों को पारित नहीं करती हों, जब समय के अनुकूल कानून पारित ना करती हों, तो वहां पर उस गैप को भरने के लिए, उस अंतर को भरने के लिए न्यायपालिका को आगे आना पड़ता है। जैसे कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन शोषण की बात हो तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको विशाखा गाइडलाइंस, विशाखा दिशा निर्देश जारी कर जब तक कानून न बन जाए तब तक उन गाइडलाइंस के अनुपालन का निर्देश दिया था। तो जब विधायिकाएं, प्रमुख कारण क्या है कि विधायिकाओं द्वारा समय अनुकूल
कानूनों को, समय अनुकूल कानूनों को पारित ना करना, पारित न करना, विलंब करना, और उसके कारण न्यायपालिका को आना पड़ता है बीच में। दूसरी चीज ये है कि मौलिक अधिकारों का हनन या फिर मौलिक व संवैधानिक अधिकारों का हनन, संवैधानिक अधिकारों का हनन। तो वैसे केस में फिर जुडिशरी को सामने आना पड़ता है। जैसे आप पुट्टा स्वामी जजमेंट देखिए तो उसमें निजता के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया था, उसे एक मौलिक अधिकार मान लिया। तो सरकारें कई बार अधिकारों को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखने से बचती भी हैं, परंतु समय की मांग होती है कि उनको शामिल किया जाए, और सरकारें कई बार मौलिक अधिकारों का हनन भी होता है सरकारी तंत्र में इन चीजों को लेकर। अच्छा, उसके बाद इस अवधारणा का विकास क्यों हुआ? सरकारी तंत्र में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार। अब चूंकि तंत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है और कई स्तरों पर आपस में गठजोड़ है, ठीक है, कई विभागों में, मंत्रालयों में आपस में गठजोड़ है, तो इस भ्रष्टाचार का आखिर क्या निदान हो? तो कई बार सुमोटो स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायालय उन वैसे मामलों के निदान के लिए सक्रियता दिखाता है, एक्टिविज्म शो करता है। कई बार, अब जैसे हमने बात की थी भ्रष्टाचार की, हमने बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने ही ये रोक लगाई कि भाई अगर 6 वर्ष से कम अगर 6 वर्ष के लिए किसी को सजा होती है तो चुनाव अगर किसी को सजा होती है तो उसके चुनाव लड़ने के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की। तो इस तरीके से इसको जुडिशियल एक्टिविज्म समझा जाता है, लेकिन कई बार कोर्ट को सामने आना पड़ता है इन विषयों पर फैसला करने के लिए। तो सरकारी तंत्र में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है। अच्छा, उसके बाद बात यह आती है कि आपात स्थिति में जब प्रशासन और सरकार त्वरित किसी चीज का निदान न कर पाए तो वहां पर जुडिशियल एक्टिविज्म का स्कोप होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपात स्थिति हो, किसी नाबालिग के अगर गर्भाधान की स्थिति हो, या मान लीजिए कि अनडेवलप्ड फीटस है उसके टर्मिनेशन की बात हो, है ना, या फिर जहां पर चिकित्सा के दृष्टिकोण से, चिकित्सीय दृष्टिकोण से अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी की स्थिति में उनके जीवन को खतरा हो, तो वहां पर क्या कानूनी जो टाइमलाइंस हैं प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के, वैसी स्थिति में फिर न्यायालय सामने आती है और जीवन को प्राथमिकता देते हुए नागरिकों के हित को ध्यान में रखती है। ठीक है, तो वैसे आपात स्थिति में भी न्यायिक सक्रियता की, आपात स्थिति में सरकारी जो प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया का अभाव होता है। त्वरित सरकारी प्रतिक्रिया है उसका अभाव होता है। ओके, अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हम जानते हैं भारत में संघीय व्यवस्था है, और संघीय व्यवस्था में राज्य के बीच में आपस में और राज्य केंद्र आपस में भी कई मुद्दों को लेकर उलझते रहते हैं। तो वैसे कई विषयों पर जहां पर कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वैसे में सुप्रीम कोर्ट को अपने तरफ से वो सक्रियता दिखानी पड़ती है, अपनी तरफ से जुडिशियल एक्टिविज्म करना पड़ता है। जैसे हम देखें कि अभी राज्य और केंद्र के बीच में विधेयकों को पारित करने के संबंध में काफी गतिरोध रहा, जहां पर कि राज्यपालों की भूमिका केंद्र में आई, राज्यपालों की भूमिका विवाद में रही कि जो राज्य विधायिकाएं हैं वहां से विधेयक पारित होने के बावजूद भी राज्यपालों के द्वारा उस पर अपनी जो एसेंट है वो नहीं दिया जा रहा था, राज्यपालों के द्वारा उसे क्लियर नहीं किया जा रहा था विधेयकों को। तो वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन पुट किया गवर्नर्स के ऊपर, ठीक है, तो उसे जुडिशियल एक्टिविज्म माना गया। तो भारतीय जो राज व्यवस्था है, भारतीय राज व्यवस्था में जहां पर आपको संवैधानिक शून्य है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड है, उसको फिल करने के लिए आपको न्यायिक सक्रियता की अवधारणा सामने आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
मध्य प्रदेश के विभाजन के क्या कारण थे, पहले तो ये बताना है, और इसके क्या प्रमुख प्रभाव पड़े स्पष्ट कीजिए। तो मध्य प्रदेश के विभाजन के आपको कारण बताने हैं और इसका जो प्रमुख प्रभाव पड़ा है वो बताना है, ठीक है। मध्य प्रदेश के विभाजन, मध्य प्रदेश के विभाजन के प्रमुख कारण, के प्रमुख कारण। अच्छा, हम जानते हैं कि सन 2000 में जब केंद्र में एनडीए की सरकार थी तो छोटे छोटे राज्य, 3 राज्य बनाए गए थे आपको, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़, बिहार से अलग करके झारखंड और उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तरांचल, जिसका नाम बाद में उत्तराखंड कर दिया गया। तो सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था। उसके प्रमुख कारण क्या थे? पहला तो कि बहुत समय से एक राजनीतिक मांग रही थी कि जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वहां से राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कम है। तो सबसे प्रमुख कारण क्या था कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का कम होना, राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है वो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र का वह कम था। इस कारण से राजनीतिक मांग उठती थी एक नए राज्य को स्थापित करने की। तो सबसे पहली तो बात ये हो गई। दूसरा कि मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है काफी बड़ा राज्य है ना, और काफी बड़े राज्य होने के कारण सांस्कृतिक और भाषाई विविधता, निर्जातीय विविधता, एथनिक डाइवर्सिटी, कई कई प्रकार की जो विविधताएं थी उसके कारण भी इसे एक अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक, अलग अलग भौगोलिक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में देखा जाता था। तो सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधता अधिक होने के कारण प्रशासनिक भी कार्यों में कठिनाई आती थी। भाषाई विविधता इतनी इतनी जनजातियां और सभी जनजातियों की अपनी अपनी भाषाएं और बोली, तो प्रशासनिक भी समस्या आती थी। इस कारण से भी राज्य के विभाजन की मांग होती थी। अच्छा, तीसरा आदिवासी कल्याण को लेकर, आदिवासी के कल्याण को लेकर अब ये विषय उठता था कि भी आदिवासियों का कल्याण कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है, मुख्य धारा में उन्हें शामिल करने की जो बात है वो पीछे छूट गई है। तो यदि एक अलग आदिवासी बहुल राज्य बनेगा तो उसमें आदिवासियों के कल्याण को, हितों को संरक्षित किया जा सकेगा। उनके वन अधिकार हैं, उनके संपत्ति के अधिकार हैं, आजीविका उनकी अलग है, तो उनकी जीवन शैली अलग है, तो उनके विकास पर ध्यान तब दिया जा सकेगा जब एक अलग से आदिवासी बहुल राज्य की स्थापना होगी। तो आदिवासी कल्याण भी उसके पीछे एक प्रमुख कारण था। और जो एक और बड़ी बात थी कि असंतुलित आर्थिक विकास था। मध्य प्रदेश का जो वर्तमान का क्षेत्र, जो उत्तर का क्षेत्र है, और पूरब और दक्षिण का जो छत्तीसगढ़ का इलाका, तो इन क्षेत्रों के बीच में अगर आप देखें तो आर्थिक विषमता थी, और उस आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए एक अलग राज्य बनाने की हमेशा से मांग की जा रही थी। तो आर्थिक विषमता इसमें एक प्रमुख कारण है, आर्थिक असमानता, आर्थिक और समानता इसमें एक प्रमुख कारण है, ठीक है। अच्छा, इसका प्रभाव क्या पड़ा, क्योंकि आपको प्रभाव को भी स्पष्ट करना है, तो विभाजन के जो प्रभाव पड़े उसे भी हमें लिखना है। तो राज्य विभाजन के प्रभाव, राज्य विभाजन के प्रभाव, विभाजन के कई राजनीतिक कारण भी थे। उस समय जो सत्ताधारी दल थी भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन, और उसका मानना था कि ऐसे छोटे छोटे राज्यों को बनाने से प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आती है और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ती है। तो कई कारण है, लेकिन जो प्रमुख कारणों की हमें बात करनी है। अच्छा, राज्य विभाजन का प्रभाव क्या पड़ा कि भौगोलिक रूप से, भौगोलिक और राजनीतिक रूप से दो नए राज्यों का गठन हुआ। एक तो पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश और एक नया राज्य बना छत्तीसगढ़, है ना। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक नए राज्य का गठन, एक नए राज्य का गठन है ना। मध्य प्रदेश की भौगोलिक एवं राजनीतिक सीमाओं में जो पॉलिटिकल टेरिटरी है उसकी सीमाओं में परिवर्तन करके। अच्छा, दूसरी चीज अब ये हो गई जो प्रमुख प्रभाव पड़ा
कि आपको संसाधन वाले क्षेत्र, विशेषकर जो खनिज संसाधन वाले क्षेत्र थे वो छत्तीसगढ़ में चले गए। चावल का उत्पादन ज्यादातर जिस इलाके में होता है वो छत्तीसगढ़ में चला गया। तो संसाधनों का एक जो प्रमुख इलाका था वो छत्तीसगढ़ में चला गया। संसाधन जैसे संसाधन बहुल क्षेत्र, संसाधन बहुल क्षेत्र जैसे आप खनिज की बात करें, कृषि संसाधन की बात करें, कृषि विशेषकर जो चावल उत्पादक क्षेत्र हैं वो किधर चले गए, वो छत्तीसगढ़ में चले गए, वो छत्तीसगढ़ में चले गए। ठीक है, अच्छा और क्या हुआ? अब देखिए, अलग राज्य बनने से जो आर्थिक असंतुलन की बात थी, तो चूंकि भारतीय संघीय व्यवस्था में क्या है कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के द्वारा राज्यों के बीच में हॉरिजॉन्टल फंड एलोकेशन की बात है, वित्तीय आवंटन की बात है। हम जानते हैं कि वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों के बीच में फंड का आवंटन, वित्त का आवंटन और बंटवारा विधि आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है। तो अब छत्तीसगढ़ को अलग से वित्त मिलने लगा, एक अलग राज्य होने के नाते। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य के रूप में, पृथक राज्य के रूप में वित्तीय आवंटन प्राप्त होने लगा, वित्तीय आवंटन प्राप्त होने लगा। अब चूंकि अलग से वित्तीय आवंटन प्राप्त होने लगा तो आदिवासी कल्याण के लिए भी जो योजनाएं हैं उन पर फोकस कर पाना आसान हो गया था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देखें तो जो नक्सली हिंसा है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई और ज्यादा सुनियोजित और केंद्रित तरीके से और सेंट्रलाइज तरीके से संभव हो सकी। तो पूरा एक सुरक्षा का भी जो आयाम था वो भी विभाजन के बाद बदला है। आप देखेंगे कि वहां पर नक्सल गतिविधियों को लेकर जो सरकारी प्रतिक्रिया है, सरकार के द्वारा अभियान चलाए गए, हमने ऑपरेशन ग्रीन हंट की बात की, तो उस तरीके से एक फोकस्ड कैंपेन भी माओवादी हिंसा को दूर करने के लिए चलाया जा सका। तो ये इसके प्रमुख प्रभाव थे जिसकी हमने चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्व सहायता समूह किन किन प्रमुख कार्यों के माध्यम से समाज में योगदान देते हैं? समाज में आपको उनका योगदान बताना है। स्वयं सहायता समूह या स्व सहायता समूह किन किन प्रमुख कार्यों के माध्यम से समाज में योगदान देते हैं? स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्व सहायता समूह के समाज में योगदान के प्रमुख कार्य किन किन प्रमुख कार्यों से वह समाज में योगदान देते हैं? सबसे पहली बात, स्वयं सहायता समूह क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप हम वैसे इनफॉर्मल बॉडीज को कहते हैं, ग्रुप्स को कहते हैं, समूहों को कहते हैं। विशेषकर महिलाएं इन समूहों की सदस्य होती हैं, हालांकि पुरुष भी होते हैं पर विशेषकर महिलाएं होती हैं। हम वैसे लोगों के समूह को कहते हैं जो कि बहुत स्थानीय होते हैं, स्थानीय लोगों का समूह होता है और आपस में ये लोग मिलकर समूह बनाते हैं। किसी विशेष कार्य के लिए भी बना सकते हैं, जैसे आजीविका के लिए एसएचजी बनाई जाती है, सैनिटेशन हाइजीन सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाता है, स्वास्थ्य के लिए एसएचजी बनाई जाती है, कृषि क्षेत्र में बनाया जा सकता है। तो किसी विशेष क्षेत्र में या फिर आपसी सामान्य जो सहयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए आपस में ये लोग अपने संसाधनों को एकीकृत कर उसका इस्तेमाल करने के लिए स्वयं सहायता समूह स्थापित किए जाते हैं। तो यदि हम संक्षेप में कहें तो स्वयं सहायता समूह वैसे समूह, स्थानीय लोगों का, विशेषकर महिलाओं का वैसा समूह है जो आपसी संसाधनों और प्रयासों को एकीकृत करता है। क्या करता है? एकीकृत करता है। अब इसी में आपको इसके योगदान के प्रमुख कार्य मिल जाएंगे। सबसे पहली बात क्या है? जैसे हमने कहा कि महिला सशक्तिकरण, चूंकि इसमें विशेषकर महिलाएं होती हैं, है ना, महिलाएं सदस्य होती हैं, तो महिला सशक्तिकरण, एक तो कि सदस्यता की बात हो गई, दूसरा कि यह महिलाओं को नेतृत्व क्षमता भी, महिलाओं में यह नेतृत्व क्षमता भी विकसित करता है, उनका वित्तीय सशक्तिकरण करता है, चूंकि आजीविका की बात है। तो इस तरीके से ये अपना समाज में योगदान देता है। अच्छा, महिला सशक्तिकरण के अलावा आजीविका सृजन,
स्वयं सहायता समूहों में क्या होता है कि वित्तीय संसाधनों को सब एकीकृत करते हैं, और वित्तीय संसाधनों को एकीकृत कर कोई अपना छोटा मोटा उद्यम शुरू करते हैं, छोटा मोटा कोई काम शुरू करते हैं, और उससे जो फिर लाभ प्राप्त होता है उसे आपस में वितरित करते हैं, तो आजीविका सृजन होता है। तीसरी बात है कि सामाजिक आर्थिक समावेशन समाज में और कैसे यह योगदान करता है, तो सामाजिक आर्थिक समावेशन के जरिए योगदान करता है। सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन, समावेशन, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन कैसे, विशेषकर इसमें देखिए जैसे हमने महिलाओं की बात की, जो पिछड़ा वर्ग है, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, उनके लिए सामाजिक आर्थिक समावेशन का, और विशेषकर जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, तो उन्हें वित्तीय मुख्य धारा में यह लाता है, सामाजिक योगदान देता है इस प्रकार से। अच्छा, उसके बाद स्वयं सहायता समूहों के जो कार्य होते हैं, छोटे छोटे उद्यम लगाकर ये लोग कार्य करते हैं, तो यह आप देखेंगे कि एक तरीके से सतत विकास को भी बढ़ावा देते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि स्थानीयता होती है, लोकलाइज्ड कैरेक्टर होता है इनका ऑपरेशन का, तो ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव ऑपरेशंस इनके नहीं होते हैं, इसलिए जो इनके ऑपरेशंस हैं, जो इनकी गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, उससे सतत विकास को भी बढ़ावा मिलता है। इनके क्रियाकलापों से सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम जानते हैं कि सतत विकास लक्ष्य हैं जो 17 गोल्स हैं 2030 तक पूरे किए जाने हैं, तो क्रियाकलापों से सतत विकास की अवधारणा को समाज में बढ़ावा मिलता है, अच्छा, उसके बाद समाज में लोगों के बीच में भेदभाव को मिटाना, लोगों के बीच में दूरी को कम करना, यह भी इसका कार्य है। महिला पुरुष जो लैंगिक विषमता है, विभिन्न जाति धर्म अलग अलग क्षेत्र के लोगों, तो ये क्या करता है कि सामाजिक एकजुटता पैदा करता है, सामाजिक एकता एवं एकजुटता पैदा करता है, अच्छा, छठी चीज है कि ये सामाजिक स्तर पर जागरूकता भी फैलाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, और साथ ही साथ जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको फॉर्मलाइज भी बनाने का एक तरीके से काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पे लोग कार्य कर रहे हैं, तो अब इस तरीके का उन्होंने एक स्वयं सहायता समूह बना लिया, और फिर वो बैंक से जुड़ गए, उसके बाद वो सरकारी एजेंसियों के पास जा रहे हैं लाभ प्राप्त करने, योजनाओं के विषय में प्राप्त करने, तो इससे उनकी जो अपनी बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ भी जाती है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह जो है लोगों के लिए जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है उसको औपचारिक भी बनाने के लिए और समाज में जागरूकता भी फैलाने के लिए कार्य करता है। तो सामाजिक स्तर पर जागरूकता फैलाने का यह कार्य करता है, इस प्रकार से समाज में योगदान देता है। तो कई तरीके से हम स्वयं सहायता समूह के प्रमुख जो कार्य हैं जिससे कि समाज में योगदान होता है उसकी चर्चा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान में संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना किस प्रकार की गई है, उसे आपको 60 शब्दों में स्पष्ट करना है। संविधान में संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना, संविधान में संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना किस प्रकार की गई है। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संविधान में यह प्रावधान है कि एक केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होंगे। तो ये तो आपको संवैधानिक निकाय हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो कि क्रमशः केंद्र में और राज्य में जो भर्तियां हैं उसके लिए ये परीक्षाएं करवाती हैं और उनके अपने अपने कार्य और शक्तियां हैं। लेकिन जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है यह 2 या 2 से अधिक राज्यों की मांग पर संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा बनाया जाता है। तो अनुच्छेद 315 में आपको एक संयुक्त लोक सेवा आयोग को बनाने का प्रावधान दिया गया है। किसमें दिया गया है?
अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 315 में संयुक्त लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान है, अब इसमें प्रावधान क्या कहता है कि दो या दो से अधिक राज्य विधायिकाओं द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, राज्य विधायिकाओं द्वारा संकल्प पारित कर यानी रिजोल्यूशन पास कर संयुक्त लोक सेवा आयोग की मांग की जा सकती है। ठीक है, राज्य जो है मांग कर सकते हैं, दो या दो से अधिक स्टेट लेजिस्लेचर अगर ये रेजोल्यूशन पारित करें। उसके बाद क्या है कि संसद क्या करता है, संसद फिर इस संबंध में कानून पारित कर या अधिनियम द्वारा संसद क्या करता है, फिर कोई एक्ट पास करता है, अधिनियम द्वारा ऐसे आयोग की स्थापना करता है, ऐसे आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो ये आपको आयोग की स्थापना का जो संविधान में प्रावधान है उसकी बात हो गई। और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में मुख्य बात ये ध्यान में रखना है कि उसमें आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। ये अपने रिपोर्ट जिन राज्यों से ये संबंधित है उन राज्यों के गवर्नर को सौंपते हैं, राष्ट्रपति को नहीं सौंपते, गवर्नर को सौंपते हैं। तो चूंकि आपको केवल स्थापना के संबंध में बात कहनी है तो आपको मुख्यतः अनुच्छेद 315 के विषय में बात यहां पर करनी होगी। अच्छा, अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना क्या है? तो मूल ढांचे के विषय में आपको संक्षेप में स्पष्ट करना है। भारतीय संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना, भारतीय संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना। अच्छा, मूल ढांचा क्या है भाई? बेसिक स्ट्रक्चर। तो पहली बात तो ये कि भारत की आजादी के बाद से संविधान जब पूरे देश में लागू हुआ तो हमेशा से यह प्रश्न उठता रहा कि क्या विधायिका, क्या संसद, क्या राज्य विधायिका संविधान को बदल सकती? क्या पार्लियामेंट के पास, क्या संसद के पास ये शक्ति होनी चाहिए? और है क्या संसद के पास ये शक्ति है कि वह संविधान और उसके जो मौलिक अधिकार हैं, जो उसके प्रमुख प्रावधान हैं, उसको बदल दे? तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हमेशा से यह प्रश्न जाते गए। तो गोलकनाथवाद में 1967 के गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान बदलने की जो शक्ति है संसद की, उसमें वह मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकते। फिर इसको चुनौती दी गई और फिर जाकर आपको केशवानंद भारती जो एक बहुत सुविख्यात वाद है और भारत में इसे मूल संरचना सिद्धांत या फिर मूल ढांचा जो है उस केस में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान और संविधान के किसी भी प्रावधान और जो मौलिक अधिकार हैं उनमें से किसी भी प्रावधान को बदल देने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते, उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। भारतीय संविधान जिन स्तंभों पर टिका हुआ है उसको नहीं बदल सकते, उससे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। और इस केस के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस हो, वामन राव केस हो, 1980 में ये वाद हुए, तो इन सभी में भी इसी सिद्धांत को पुनः दोहराया। तो मूल ढांचे की जो संकल्पना है वह यह है कि संसद क्या कर सकता है? अभी जैसे मैंने बताया, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रावधानों में संविधान के किसी भी प्रावधान को बदल सकता है, लेकिन प्रावधान को बदल सकता है, मूल अधिकार समेत किसी भी प्रावधान को बदल सकता है, लेकिन संविधान के
मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। यह बात केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। यही मूल ढांचे की कल्पना है। और इस मूल ढांचे में क्या आता है, जैसे हमारा गणराज्य, भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो इस चीज को नहीं बदला जा सकता है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। दूसरा कि यहां पर शक्ति पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति पृथक्करण है, शक्ति पृथक्करण है। अच्छा, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उनके बीच में शक्ति पृथक्करण है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। और क्या है मूल ढांचे की कल्पना में, संघीय व्यवस्था है, संघीय संरचना है, फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि चुनावी लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। तो इस तरीके से आपको सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है, समय समय पर मूल ढांचे का जो ये सिद्धांत है इसकी व्याख्या की है, इसका विस्तार किया है और इसे अपने तरीके से परिभाषित किया है। तो मूल ढांचे की संकल्पना भारतीय संविधान के हिसाब से यही है। अच्छा, अब बात आता है कि द्विदलीय व्यवस्था के क्या प्रमुख लाभ हैं और इसके दो संभावित नुकसानों का उल्लेख कीजिए। तो द्विदलीय व्यवस्था के लाभ क्या क्या हैं, इसको हम देख लें। टू पार्टी सिस्टम, जैसे कि आपको यूनाइटेड स्टेट्स में है। द्विदलीय व्यवस्था के लाभ और साथ ही साथ आपको दो नुकसान भी लिखना है। तो द्विदलीय व्यवस्था का लाभ देखिए ये होता है कि वहां पर सरकार में स्थिरता होती है, सरकार में स्थिरता होती है। सबसे पहली तो बात ये है कि भाई जब दो ही दल हैं, चुनाव होगा तो किसी ना किसी एक को बहुमत मिलेगा ही, तो वहां पर जो इस तरीके से एक खिचड़ी सरकार है, कोलिशन गवर्नमेंट है, गठबंधन की सरकार है, उसकी संभावना समाप्त हो जाती है। तो सरकार में स्थिरता होती है। और दूसरा कि जो नीतिगत स्पष्टता होती है, चूंकि आपको पता है कि भाई किस पार्टी का क्या झुकाव है, क्या उसके नीतिगत जो उसका इंक्लिनेशन है, झुकाव है, वो क्या है। तो नीतिगत स्पष्टता होती है, नीतियों में भी निरंतरता होती है, जो पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यू होती हैं आपको टू पार्टी सिस्टम में, है ना। बहुत स्पष्ट होता है कि कौन सरकार के साथ है, कौन सरकार के विरोध में है। अच्छा, राजनीति में फिर यहाँ पर खरीद फरोख्त जो है वो एक तरीके से कम हो जाता है। हम जानते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग, जैसे इंडिया जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम में हॉर्स ट्रेडिंग होती है चुनाव के बाद, इसके कारण जो राजनीतिक आपको भ्रष्टाचार है उसमें वृद्धि होती है, उसके कारण काफी समस्या आती है। तो ये सब खरीद फरोख्त से बचाव होता है। अच्छा, टू पार्टी सिस्टम में और विशेषकर आपको एक लाभ ये है कि संसद में भी किसी भी मुद्दे पर सहमति या असहमति बहुत आसानी से बनाई जा सकती है, संसद में भी। तो यहाँ पर जो विधेयक को पारित करने में गतिरोध आता है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम में सबके अपने अपने विचार हैं, तो यहाँ पर जो विधायिका है और कार्यपालिका है वो ज्यादा प्रभावी तरीके से कार्य कर सकती है। ठीक है, जो विधायिका और कार्यपालिका है, लेजिस्लेचर भी एवं कार्यपालिका दोनों प्रभावी ढंग से, दोनों अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती हैं। ठीक है, अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती हैं। अच्छा, और हम इसके अगर लाभ की बात करें तो टू पार्टी सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी ज्यादा लोकतंत्र में आसानी से सीख की जा सकती है। वोटर या तो किसी एक पार्टी का समर्थन करते हैं, दूसरे का विरोध करते हैं, तो जवाबदेहिता मांगना आसान होता है। जहां कई सारे दल हैं, एक दूसरे पर वह आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। तो जो इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी है, चुनावी जवाबदेहिता जो है, चुनावी जवाबदेहिता सुनिश्चित करना आसान हो जाता है, सुनिश्चित करना आसान हो जाता है। अच्छा, अब आपको दो नुकसान भी लिखने के लिए कहा गया है, तो दो नुकसान क्या है इसकी भी हम चर्चा कर लें। दो नुकसान क्या है? सबसे पहले तो जो वोटर्स हैं उनके पास लोकतंत्र में विकल्प सीमित हो जाता है। जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, मतदाताओं के पास
सीमित विकल्प हो जाता है, सीमित विकल्प हो जाता है। सबसे पहली तो बात ये हो गई कि जो इलेक्टोरल चॉइसेस हैं वो बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं, वो बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि यहां पर फिर आप देखें कि दो ही पार्टी है, दोनों की अपनी विचारधारा है, तो लोकतंत्रों में विचारधाराओं की विविधता होनी चाहिए। लेकिन जब दो ही पार्टी है, दो ही प्रकार की विचारधारा होगी, तो वहां पर जो विचारधाराओं में भी संकीर्णता आ जाती है। लोकतंत्र में क्या होता है कि जो विचारधाराएं हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, विचारधाराओं में भी संकीर्णता आ जाती है यहां पर। तो ये इसके दो नुकसान हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जो 60 वर्ड्स के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 200 वर्ड्स के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।